ये महान जिंदगी जी पाएंगे, कितने लोगों के पास में ये पेन आएगी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि रास्ता तो है, पा तो सकते हैं। यस और नो? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? क्यों पा सकते हैं? क्योंकि आरसीएम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। आपकी नौकरी या आपका व्यवसाय या आप कोई दूसरा काम करते हैं, खेती करते हैं, ये जितने भी काम है ना, उनको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उनसे ये सारी चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। हेलो? लेकिन आरसीएम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यहां सारी चीजें आपको एक साथ मिल सकती है। यस। तो एक बार फिर मैं पूछना चाहता हूं, डायमंड कितने लोग बनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, ग्रेट। डायमंड मतलब आप मान के चलिए ये सारी की सारी चीजें जितनी भी मैंने यहां पे लिखी है ना, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, राइट? अब ये कैसे मिलेगा, उस यात्रा पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं विजन, और हिंदी में इसको बोलते हैं दूरदृष्टि, दूर का देखना। अपनी आंखों से तो हम एक सीमा तक ही देख सकते हैं, यस और नो? लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं अंदर की दृष्टि, किसको अंतर्दृष्टि बोलेंगे हम लोग, विजन को। एक्चुअली अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि, अंदर से देखना। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, उन सब में एक चीज कॉमन थी कि वो विजनरी थे। उन्होंने बहुत दूर का देखा। ये बोतल लेना लीजिए एक बार, मेरे हाथ में ये पानी की बोतल है। आज से 50 साल पहले, कितने साल पहले? 50 साल पहले। आज हम हैं 2023 में, 50 से माइनस कर लीजिए, 1973 के लगभग किसी व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। यह विचार कि मैं अगर पानी को, शुद्ध स्वच्छ पानी को एक बोतल में भर के अगर बेचूं तो लोग खरीदेंगे और मेरा बिजनेस हो सकता है। उसने कितने साल पहले आया? 50 साल पहले। आज तो हमें ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज लगती है, लेकिन 50 साल पहले जब उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने अपने दोस्तों को बताया, अपने परिवार वालों को बताया, तो आपको क्या लगता है? लोगों ने तालियां बजाई होंगी कि क्या बात है, मजा आ गया, क्या आइडिया है। ऐसा हुआ होगा क्या? फूल माला लेके आए होंगे लोग उसके लिए, क्या बात है यार, जीनियस हो गया हमारे घर में। लोगों ने बोला होगा पगला गया है, दूध फ्री में मिलता है। 50 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। ये पानी बेचने की बात करता है। हेलो? तो लोगों ने विरोध किया, लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज से पहले नहीं हुआ। लेकिन जिस व्यक्ति के दिमाग में यह आइडिया आया, तो क्या उसने लोगों की बात मानी? नो। अगर वो लोगों की बात मानता तो दो नुकसान होते। पहला नुकसान उसको होता कि उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिल पाता। कोई काम नया शुरू करता ना, तो उसके कुछ फायदे होते हैं, वो फायदे उसको नहीं मिल पाते। दूसरा नुकसान समाज को होता, सोसाइटी को होता कि शुद्ध पीने का पानी लोगों को मिलने में थोड़ा और समय लग जाता, राइट? जब भी कोई अच्छा आइडिया होता है ना, उस आइडिया से एक तो व्यक्तिगत नुकसान होता है और दूसरा नुकसान समाज को होता है, सोसाइटी को होता है। आज जब आप आरसीएम को लेके पागलों जैसी बातें करते हैं, हेलो, आपने अपनी डायरी में
फोटो लगा रखा है, कार का लगा रखा है, किसी ने बड़े घर का लगा रखा है, किसी ने घर की दीवार पे चिपका रखा है। तो आपकी इन कामों को देख के लोग आपको क्या कहते हैं? तालियां बजाते हैं, माला लेके आते हैं आपके लिए कि बढ़िया, क्या बात है यार, क्या सोचा है बंदे ने। नहीं ना? तो हमारे साथ भी वैसा ही हो रहा है जैसा 50 साल पहले उस व्यक्ति के साथ में हुआ था जिसने पानी की बोतल बनाई। तो इससे आपको ये लगना चाहिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। राइट सर? हमेशा जब भी आप इस बिजनेस को करें, ये बिजनेस आपको कहां लेके जा सकता है वो हमेशा आपके जहन में होना चाहिए। आरसीएम बिजनेस जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जिस तकनीक पे काम करता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग मेथड बोलते हैं उसको, डीएसएम। नेटवर्क मार्केटिंग भी उसको बोलते हैं हम लोग। ये जो डीएसएम है, इसकी शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई थी। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा? प्लान में आपने देखा होगा कि जो अभी हमारी वर्तमान व्यवस्था है सामान खरीदने की, उसमें एक मैन्युफैक्चरर होता है जो सामान को बनाता है। यस और नो? यस। और वो बनाता किसके लिए है? कस्टमर के लिए बनाता है। हम सब कस्टमर हैं, लेकिन हम डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। तो एक व्यवस्था बनी हुई है, कंपनी से एक C&F के पास आएगा, कैरी एंड फॉरवर्डिंग, उसके बाद में होलसेलर के पास आएगा, सेमी होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, और उसके ऊपर विज्ञापन का बहुत सारा खर्चा होगा, फिर हमारे पास आएगा। तो 1959 में पहली बार किसी के दिमाग में ये आया कि ये जो बीच में लोग हैं इन सबको हटा दें और इस सामान को सीधा ग्राहक तक पहुंचा दें, तो ये भी एक व्यवस्था हो सकती है, एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। तो उन्होंने ये डायरेक्ट सेलिंग का एक मेथड स्टार्ट किया। कब स्टार्ट हुआ? 1959 में शुरू हुआ। उससे पहले इस प्रकार का कोई मेथड नहीं था, तरीका नहीं था। और वहां शुरू हुआ, धीरे धीरे चीजें वहां पे बढ़ने लग गई। एक और नियम है प्रकृति का, जब भी हम कोई फसल बोते हैं, जैसे आपने धान लगाया है या कोई भी फसल जो आपके यहां पे उगती है, तो जब आप फसल बोएंगे तो फसल के साथ में खरपतवार अपने आप पैदा हो जाता है, जिसको हम घास फूस बोलते हैं। कोई बोता है क्या उसको? नो। वो ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगी, नेचुरल प्रोसेस है वो। और जब हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको बाहर निकालते हैं ताकि पौधे की ग्रोथ में वो बाधा न बने। राइट? yes. तो अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ कि जब वहां डायरेक्ट सेलिंग की कुछ अच्छी कंपनियां स्टार्ट हुई, उनके साथ में कुछ मनी सर्कुलेशन कंपनियां शुरू हो गई। क्योंकि जब डीएसएम स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट सेलिंग मेथड स्टार्ट हुआ, तो इसका जो तरीका है ना, नेटवर्क बना के आगे नेटवर्क बना के आगे नेटवर्क बना के काम करना, तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल लगा लोगों को। और इस कॉन्सेप्ट का सहारा लेके कुछ मनी सर्कुलेशन कंपनी आ गई आगे। जिस प्रकार से जब बंदूक बनाई गई, राइफल बनाई, तो वो किस लिए बनाई गई? सुरक्षा के लिए बनाई गई। जो लोग गलत काम करते हैं उनको रोका जाए। सीमा पे सैनिक को दिया गया कि अगर दुश्मन आक्रमण करे तो हमारी रक्षा होगी। तो अच्छा हथियार था या नहीं था? अच्छा था, आज भी अच्छा है। लेकिन वो अच्छा हथियार अगर गलत लोगों के हाथ में चला जाए, हेलो, तो फिर वो गलत करेंगे उसका। और गलत लोग भी उस हथियार को ले रहे हैं क्योंकि वो हथियार बहुत पावरफुल है। तो हमेशा जब भी कोई पावरफुल चीज होगी, उस पावरफुल चीज का डिजाइन अच्छे काम के लिए होगा, लेकिन गलत लोग भी उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। उसी तरह से अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग के मेथड को, नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को कुछ मनी सर्कुलेशन कंपनियों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं पूरी कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एक लंबे विजन के साथ में काम कर पाए।
और वहां की सरकार ने, अमेरिका की सरकार ने, जब उनको मालूम नहीं चला कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि जब फसल में घास फूस ज्यादा फैल जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है। और घास फूस की एक और विशेषता होती है कि फसल का जो कलर होता है ना, उसी कलर का घास फूस होता है। अगर फसल हरी है तो घास भी हरा ही होगा, वो काला नहीं होगा। तो वो कंफ्यूज क्रिएट करता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो वैसी स्थिति वहां पे हुई कि भाई कौन सा सही है, कौन सी गलत कंपनी है। तो एक टाइम में अमेरिका में सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को बंद कर दिया। वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं फेडरल ट्रेड कमीशन, FTC, वहां की सर्वोच्च संस्था है। FTC ने इसके ऊपर में रिसर्च किया, अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में उन्होंने 1974 आई थिंक, हाँ 1974 में डायरेक्ट सेलिंग मेथड को एक लीगल मेथड माना और फिर वहां पे दोबारा से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। और धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल यूरोप के देशों में गया। 1990 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल हमारे देश में भी आया। कुछ विदेशी कंपनियों ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। विदेशी कंपनियां जब हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग लेके आई, उन्होंने बताया कि देखो ये मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है, उसके बाद में ये C&F है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है, और ये विज्ञापन पे खर्चा जा रहा है। हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं कि ये सारे हट जाएंगे और सीधा सामान आपको मिलेगा। तो तरीका बढ़िया है। yes. लोगों को लगा कि बहुत बढ़िया तरीका, लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया, हम भी इसको करेंगे। लेकिन जब लोगों ने उन MNC कंपनियों के, विदेशी कंपनियों के सामान को देखा तो ये पाया वो सामान बहुत महंगा था। तरीका तो अच्छा था, लेकिन जो सामान दिया जा रहा था वो बहुत महंगा था। और इसीलिए हमारे देश में शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग जुड़े तो वो जल्दी इससे दूर होते चले गए, क्योंकि उनको लगा कि हम ये सामान न खरीद सकते हैं न खरीदवा सकते हैं। और हमारे देश में ऐसा एक धारणा बनी कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ये अमीर लोगों का बिजनेस है। कैसे लोगों का बिजनेस है? अमीर लोगों का, पैसे वाले लोगों का, जो इतना महंगा सामान खरीद सकते हैं। एक श्लोक है गीता में, भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि अर्जुन, जब इस धरती पे कभी भी अंधकार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, उस समय मैं जन्म लूंगा। तो उसके लिए एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका भाव यही है कि उस समय जब कुछ भी ऐसा होगा ना, मैं जन्म लूंगा। और जब डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा लग रहा था कि अमीर लोगों का बिजनेस है, उसी समय भगवान के भेजे हुए एक दूत TC छावड़ा जी ने आज से ऐसा प्रोडक्ट हमें दिया जिसको हर आदमी को लगा कि ये तो मेरी जरूरत का सामान है और मेरे रेटों पे उपलब्ध है। जिस रेट पे मैं बाजार से ले रहा हूं उस रेट पे उपलब्ध है। RCM बिजनेस की शुरुआत हुई अगस्त 2000 में। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट था शुरुआत में, पैंट पीस। उसके कई महीनों के बाद में शर्ट आ गई, पैंट शर्ट की जोड़ी हो गई। फिर कई सालों तक ये दो ही प्रोडक्ट रहे, लगभग 2 सालों तक। 2 साल के बाद, और हम चूंकि पुराने जमाने के जेलर हैं तो हमने उस समय बिल्ड किया ही बिजनेस जब सिर्फ यही प्रोडक्ट होते थे, पैंट शर्ट। बस एक बार ज्वाइन कर लिया बंदे को, वो पैंट शर्ट अगले 2 साल तक फटनी नहीं, तब तक फिर रीपरचेज नहीं होनी। नए लोगों को ढूंढते रहो, जोड़ते रहो, तभी धंधा चलता था। आप तो बड़े बढ़िया टाइम में ज्वाइन हुए। हर महीने बंदे की साबुन की टिक्की खत्म हो जाती है, टूथपेस्ट खत्म हो जाता है और उसको नया प्रोडक्ट चाहिए।
20 अक्टूबर 2002 को कंपनी ने पहली बार एफएमसीजी प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। 3 प्रोडक्ट आए थे, एक नहाने की साबुन, एक कपड़े धोने की साबुन और एक टूथपेस्ट। 3 प्रोडक्ट आए एफएमसीजी को और धीरे धीरे फिर कारोबार बढ़ता चला गया और आज हमारे पास में वर्ल्ड क्लास 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आज से बिजनेस की शुरुआत हो गई, धीरे धीरे हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी। जिस प्रकार अमेरिका में हुआ था वैसा ही हमारे हिंदुस्तान में हुआ। फिर अमेरिका में क्या हुआ था, बंद कंपनियां, सारी कंपनियां बंद हो गई थी, मनी सर्कुलेशन की स्कीमें आ गई थी, फसल के साथ में घास फूस पैदा हो गई थी। और हिंदुस्तान वाले तो हमेशा आगे रहते हैं हर चीज में। तो हमारे यहां तो स्थिति ये हो गई कि घास 95% और फसल 5%। और फिर एक बड़ा टफ टाइम आया हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के लिए, जो अमेरिका में आया था वो हमारे यहाँ पे आया 2011-12 में। बहुत सारी कंपनियों को हमारे देश में बंद कर दिया और पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर में एक प्रश्न चिन्ह लग गया था, पता नहीं ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। और उस समय डायरेक्ट सेलिंग की एसोसिएशन बनी। मुझे सौभाग्य मिला, एक बड़ी अच्छी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट सेलिंग की, DSDWA, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन, इसका प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला मुझे 2012-13 में। और उस समय हमने सरकार के सामने जाके अपनी बातचीत रखी कि भाई अभी ये इस प्रकार का एक व्यवसाय करते हैं और ये व्यवसाय सही है या गलत है। अब किसके पास में जाएं, उसके लिए हमने क्या किया, हमने RTI एक तरीका होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हमने कई सारे विभागों में एप्लीकेशन लगाई कि भाई ये हमारा बिजनेस मॉडल है, ये सही है या गलत है, आप हमें बताएं प्लीज। तो सबने हमें गोल गोल घुमा दिया, कहीं से कोई सही जवाब हमें नहीं मिला। लेकिन उसकी वजह से वो जो गोल गोल हमें घुमाया था, तो वो जितने भी रिप्लाई थे वो सारे रिप्लाई हमने इकट्ठा किए और उन सारे रिप्लाई को लेके एक और RTI हमने लगाई प्रधानमंत्री कार्यालय में, PMO में। और PMO में लगाने के बाद में फिर एक कमेटी बनी जिसको बोलते हैं इंटरनल मिनिस्ट्रियल कमेटी, IMC। तो वो कमेटी क्यों बनी, वो इसलिए बनी कि बहुत सारी मिनिस्ट्रियों को इन्वॉल्व करना था, कंफ्यूजन था कि भाई ये काम कौन से विभाग के अंतर्गत आना चाहिए। और वो बना और फिर फाइनली 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन आ गई, जिसके हम बहुत दिनों से, बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। और गाइडलाइन आने के बाद भी एक्चुअली प्रॉपर हमें सोल्यूशन नहीं मिला। फिर हमने और आगे की प्रक्रिया शुरू की और 28 दिसंबर 2021 को हमारे कानून में, हमारे संविधान में डायरेक्ट सेलिंग का जिक्र हुआ है। एक अलग से कानून बना है हमारे देश में डायरेक्ट से, उसको लेके, कंज्यूमर्स को लेके, और उसके अंदर हमारे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं DS रूल्स 2021। और इन सब चीजों का असर ये हुआ कि हमारी जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसने तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूं, और आंकड़े इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, विजन की। भविष्य में क्या हो सकता है, उन संभावनाओं को हम तलाश रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, बहुत रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WFDSA। फुल फॉर्म बनती है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। यह संस्था हर साल डायरेक्ट सेलिंग के डाटा प्रस्तुत करती है, दुनिया के सामने अपनी वेबसाइट पे लगा देती है। तो 2021 के जो डाटा हैं WFDSA के, वो बताते हैं कि दुनिया का जो कारोबार था वो 1,80,000 मिलियन डॉलर था। एक बहुत बड़ी रकम होती है।
ऑगस्ट में सबसे ज्यादा कारोबार किया अमेरिका ने। नंबर 1 पे कौन था? अमेरिका, 42,000 मिलियन डॉलर। और हमारा नंबर था 12वां। कौन सा था? 12वां नंबर हमारा था, जबकि हमारी जनसंख्या दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है। अमेरिका की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ से पार कर गई है। लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अच्छी बात ये है कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का काम अभी बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। WFDSA की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि जो पहले 12 देश हैं, उन 12 देशों में अगर हम ये देखें कि सबसे तेजी से कौन सा देश बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने एक CAGR निकाला है 3 साल का, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। वो CAGR कह रहा है कि सबसे ज्यादा स्पीड से भारत बढ़ रहा है और हमारा CAGR है 15.7%। और इसी स्पीड के साथ अगर हम ग्रो करते रहे, हम भी इसी स्पीड के साथ ग्रो करें और बाकी देश भी उनका जो ग्रोथ रेट है उसके साथ ग्रो करें, तो 2050 के लगभग हम दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। हेलो? और अभी धीरे धीरे उस प्रकार की स्थितियां, उस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं। कंपनियां और एग्रेसिव तरीके से काम करना स्टार्ट कर गई हैं। जो गलत कंपनियां हैं उन पे एक्शन हो रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है क्योंकि कानून आ गया है। और ये सारे का सारी जो चीजें हैं, अभी जो टाइम है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। हेलो? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री पहले 15-20 साल तक स्ट्रगल करती है। उसका स्ट्रगल एक पीरियड का कहते हैं उसको, फिर उसका एक ग्रोथ पीरियड आता है और फिर आगे जाके वो थोड़ा स्टेबल हो जाती है। तो हम ये मान सकते हैं कि अभी हमारी ग्रोथ पीरियड की अभी शुरुआत हुई है। तो आने वाले कुछ साल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति इन सालों में फोकस रह के काम करेंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियों को काम करने की आवश्यकता है।